स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज़ 14 मार्च 2025 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा न्यूज़ हुआ झटका वाला कि इंट्यूटिव मशीन यानी IM नंबर 2 ये जो लॉन्च किया गया था 27 फरवरी को 2025 में 16 मिनट यानी कि रात के 16 मिनट पे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे ये चांद के सरफेस पे पहुंचा 6 मार्च 2025 पे 17:28 पे और उसके बाद ये लुढ़क गया। अब यहाँ पे समझिए ये एग्जैक्टली वैसा हुआ जैसा इनका IM-1 में हुआ था। अब IM-1 में लोगों को मतलब उतना झटका नहीं लगा क्योंकि 2-3 चीज़ इनके मतलब कि समझ में आता। पहला इनका एक गलती था कि लाइडर जो था मतलब कि इस जो बस है स्पेसक्राफ्ट बस है, उस बस का जो लाइडर जो नेविगेशन को फीडबैक दे रहा था वो लाइडर बहुत हाई पावर लेज़र रहता है तो ह्यूमन सेफ्टी के लिए उसमें एक चाबी लगाई रहती है की। वो की आप फिजिकली जब तक नहीं निकालते सॉफ्टवेयर उसे चालू नहीं कर सकते, भले आप कमांड भेजते रहिए, वो हार्डवेयर इंटरलॉक है। तो वो निकालना भूल गए थे। लॉन्च कर दिया और बाद में पता चला जब कमांड कर रहे हैं भेजने का तो बार-बार असर की तो अभी भी लगा हुआ है। तो वो फँस गया। थैंकफुली जो पेलोड था उस पेलोड में एक पेलोड था लाइडार, तो वो लाइडार का डेटा नेविगेशन बस में डाल के किसी तरह से काम किया गया। जुगाड़ था। तो वो समझ में आ गया था कि चांसेस बहुत कम है कि आप जुगाड़ लगा के कुछ करेंगे तो काम हो जाए और ये लैंड किया, स्पीड ज़्यादा था, टाँग टूट गया, लुढ़क गया। थैंकफुली थोड़ा-सा लाइट सोलर पैनल पे पड़ रहा था तो काफ़ी सारा मिशन रोक आके चला। तो ये पहली बार हुआ था। लेकिन इस बार जो हुआ ये दूसरी बार जब गिरा तो ये थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गया क्योंकि इस बार ये ऐसा गिरा कि पूरा सोलर पैनल दूसरा और इन्होंने पता नहीं डिज़ाइन में अपडेट नहीं किया कि अगर आप देखिएगा चंद्रयान का जब बूम हुआ था फिर चंद्रयान 2 और 3 के बीच में बहुत ज़्यादा सोलर पैनल चंद्रयान 3 में डाल दिया गया था। तो बात इसमें भी वैसा कर देना चाहिए था कि भले जो इनका मेन सोलर पैनल है एक साइड में है ठीक है बल्ले-बल्ले, लेकिन हर तरफ में थोड़ा-थोड़ा डाल दो क्योंकि हर बैटरी बॉक्स जो है उसका एक सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है। जैसे कि मान लीजिए वो सेल्फ डिस्चार्ज हो रहा है 2 वाट पर घंटे के हिसाब से। वहाँ ठंडा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो सकता है, बट मान लीजिए कि 10 वाट पर अगर आपका सोलर पैनल जो है 15 वाट भी दे पा रहा है, जो कि बहुत बड़ा नहीं होगा, वो इधर-उधर आप खूब सारा लगा देते, तो इतना एनर्जी आ जाता कि वो बैटरी बैंक डिस्चार्ज नहीं होता और चूँकि ये पूरा 15 दिन तक में सन एक भी बार नीचे नहीं जाता है, आप आराम से लो बैंडविड्थ पे काफ़ी सारा काम निपटा सकते थे। तो वो मतलब कि या तो पैनल है या तो कुछ नहीं है, वो लैंड करे मतलब जो कि फिज़िकली ये ऑलमोस्ट ठीक-ठाक ही है। वो बैटरी खत्म हो गया इसलिए रेडियो यूज़लेस हो गया। कुछ देर तक ही चला 500-600 मेगाबाइट का डेटा ट्रांसफ़र हुआ, काम खत्म। तो ये एक्चुअली पिछले वाले से ज़्यादा बुरा हो गया है। और इस बार तो वो दिक्कत नहीं था कि लाइडर कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी वही दिक्कत है कि ये ओवर स्पीड पे भिड़े, जैसे ही इसमें हो गया था, ओवर स्पीड पे भिड़े। तो इसमें समझ में आता है कि इनका ओवर स्पीड क्यों हो गया क्योंकि ऑब्वियसली जो लाइडर जहाँ लगाए थे वहाँ पे आप उसको बदल दिए और भी जब रॉकेट जा रहा है चाँद पे तब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उतना भी काम कर लिया वो बहुत बढ़िया बात था। यहाँ पे क्यों दिक्कत हो गया? तो ये इनका जो है डेड ऑन अराइवल जो हो गया, ये थोड़ा-सा सीरियस समस्या है। जो पार्शियल यूटिलाइज़ेशन हुआ था पिछले बार में वो भी नहीं हो पाया ठीक से। तो जैसे ही लैंड किया मतलब कुछ घंटे के अंदर ही इसका बैटरी खत्म हो गया। तो दिक्कत है और इस यहाँ पे अब आ रहा है 2 चीज़ में इनका बहुत सीरियस कमज़ोरी है। पहला टाँग, टाँग जो बनाया जाता है वो हमेशा ओवरलोड के हिसाब से बनाया जाता है कि मतलब आप लैंड करो, टाँग झेलने के लिए बनाया है। टाँग इसलिए नहीं बना कि एकदम सर पंख की तरह आप इसे लैंड कर दो, वैसा हो जाए बल्ले-बल्ले। लेकिन वैसा नहीं होता, टाँग को सँभालना होता है। टाँग इनका पहली बार भी बोल गया, दूसरी बार भी बोल गया टाँग। तो टाँग इनका जो है थोड़ा कमज़ोर कड़ी समझ में आ रहा है और दूसरा इनका सॉफ्टवेयर ये लिख रहा है भाई। सॉफ्टवेयर में मतलब हम लोग कभी इंडिया का देखेंगे चंद्रयान 2 और 3 के बीच में क्या अंतर था? सिर्फ़ सॉफ्टवेयर। और क्यों चंद्रयान 2 में दिक्कत हो गया? सिर्फ़ सॉफ्टवेयर की धांधली थी। और जब चंद्रयान 3 में भैया तुम लैंड करो, नौटंकी नहीं करना, तुमको लैंड करना है, कोई भी ओवर कंडीशन में कुछ भी करो, लैंड करो। यहाँ इनका सॉफ्टवेयर बार-बार स्पीड कैलकुलेशन गलत कर देता है और जबकि लाइडर था इस बार। तो ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं है क्योंकि इसी से पहले समझिए फायरफ्लाई का लैंड हो गया, वो भी वन शॉट में लैंड कर दिया उन्होंने, टेक इट एंड गो हो गया, वो चल रहा है, बल्ले-बल्ले काम कर रहा है। ये आपको सेकंड ट्राई था, पहली बार में ऊप्स हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, होता है। दूसरी बार में उसी तरीके से ऊप्स होना, इट्स लाइक सर आपका सॉफ्टवेयर वाले टीम में थोड़ा-सा ढंग से ध्यान दो, थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल करो, क्योंकि हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर के चलते ये सब मिशन फेल हो रहे हैं। और सिर्फ एक ऊट-पटांग मिशन था जो हार्डवेयर के चलते फेल हुआ था, वो जापानीज़ का स्नाइपर मिशन था। उसमें रॉकेट का नोज़ल ही उड़ गया, लेकिन वो उनके प्रोग्रामर इतना भयंकर प्रोग्रामिंग किए थे कि भैया नोज़ल उड़ गया है, कंप्यूटर बोला थारा भाई सँभाल लेगा। वो जो बचा हुआ नोज़ल था उसके भरोसे सेफली लैंड करा दिया। लुढ़क गया वो भी, लेकिन उसका नोज़ल उड़ गया था।
तो इंट्यूटिव मशीन को अब थोड़ा सीरियसली काम करना पड़ेगा, उनको 3 में सक्सेसफुली लैंडिंग करना है। 3 में लुढ़के तो इनका बजट ही खत्म हो जाएगा। तो ये अच्छा नहीं रहा, मतलब कि ये, और यही बोल रहे हैं मेरे को एकदम से, आप सोलर पैनल हर जगह लगाओ ना, ये इसे हम लोग कहते हैं डबल रिडंडेंसी रखना, कि ये अगर हो गया बल्ले बल्ले, ये नहीं हुआ तो भी कुछ कर लेंगे। इनका ये था कि ये हुआ नहीं तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए सर थोड़ा ज़्यादा आग के साथ खेल रहे हो। पार्शियल भी हो जाता ना तो कुछ तो निकल जाता, क्योंकि बहुत सारा कैमरा तब भी यूज़फुल रहता, बहुत सारा सेकेंडरी इक्विपमेंट तब भी यूज़फुल रहता, लेकिन तो ये इंट्यूटिव मशीन का थोड़ा-सा सदमा रहा। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 सक्सेसफुल मिशन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब बात करते हैं स्टारशिप फ्लाइट 8, काफ़ी बड़ा स्पेक्टिकल मिशन था। ये 6 मार्च को किया गया 2025 में 23:30 के यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे, और बूस्टर नंबर 15 था, शिप नंबर 34 था जो मार्क 2 वेरिएंट है, और बूस्टर इनका सक्सेसफुली कैच हो गया। ये तीसरी बार हुआ है, यानी कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार कोई भी चीज़ तुक्का से मार सकते हैं। वो एक बार हुआ, दूसरी बार फेल हो गया, लेकिन तीसरी बार हुआ, ये सक्सेसफुल हो गया। तो यानी अब इनका ये कहना कि हम बूस्टर पे रिलायबली ये काम कर सकते हैं, अब थोड़ा ये रियलिस्टिक हो रहा है। मतलब हम आराम से देख सकते हैं कि 5-6 बार और ये करेंगे, भरोसेमंद कि सर ये हमारा बूस्टर सॉर्टेड है, डन, काम खत्म। लेकिन शिप जो है वो थोड़ा बूम हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक ऑर्बिट पहुँचे ही नहीं हैं। यानी कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सर हम ऑर्बिट पे गए, ऑर्बिट पे सामान छोड़े, काम खत्म। और वहीं पे अगर आप मतलब स्पेस एक्स का ही सब फाल्कन 1 को कंपेयर करेंगे, वो 4 बार में काम खत्म, टिकट एंड गो, रॉकेट रेडी हो गया, टिकट एंड गो हो गया। फाल्कन 9 को भी देखेंगे, वो भी इतने कम में ही हो गया था। तो ये जो अब समझिए 8वां बार है आप ट्राई कर रहे हैं, और अभी भी आप एक भी पेलोड नहीं डिप्लॉय किए हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, और बोलेंगे वो तो स्टॉक मार्केट में नहीं है, स्टॉक में नहीं है लेकिन ग्रे मार्केट शायद कहते हैं उस टेक्निकल टर्म में, वहाँ पे हैं, और उसमें नासा भी है जो आर्टेमिस मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो वो थोड़ा-सा दबाव डालता है कि सर 1 बार बूम होना, 3 बार बूम होना, 5 बार बूम होना, 8 बार भी, और अब तो आप पहले से बुरा बूम हो रहा है। मतलब कि आपका पहले स्टारशिप था जो थोड़ा-मोड़ा था लेकिन पहुँच रहा था। यानी कि मार्क 1 जो स्टारशिप आपका था वो ऑलमोस्ट ऐसा था कि ऑर्बिट पे तो पहुँच ही गया है, लैंडिंग का बस अब सॉल्व करना है। अभी आपका कैसा हो रहा है कि सर ऑर्बिट में जाने से पहले फट रहा है, और वो एक बार आग लगा, ठीक है। दूसरी बार फट गया, मतलब उनका इंजन का वीडियो एक फीड किसी ने लीक कर दिया कि वो एक्चुअली इंजन उड़ गया। एक वैक्यूम रैप्टर इंजन उड़ गया था, मतलब बूम। और ये टेलीस्कोप से एक बंदा कैप्चर किया था कि कैसे वो ऐसे घूम रहा है, फेंका रहा है। तो ये थोड़ा-सा सीरियस बात है, और यहाँ पे अब इनका डिज़ाइन फिलॉसफी बैकफायर कर रहा है, और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से है। मतलब कि ऑर्बिटिंग का टाइमिंग रहा होगा कि वो अच्छा से कैप्चर हो गया। कि अभी तक मतलब इनका सारा डिज़ाइन पूरी तरह से फ्लक्स में है, लेकिन उसका अब पेनल्टी आ रहा है कि सर आप कुछ भी आपका श्योर नहीं है। मतलब कि आपने 8 बार कर लिया लेकिन आपको कुछ नहीं पता, सर बूस्टर यही है? नहीं। क्यों? क्योंकि बूस्टर का आप रिंग फेंक रहे हो, वैसे आपका काम नहीं चलना है, आपको रिंग उसमें इंटीग्रेट करना है। रिंग इंटीग्रेट अभी क्यों नहीं किया है? उतना इंजन में कैपेसिटी नहीं है। ठीक है सर, इंजन क्या है? वो हम बना रहे हैं, तो वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे? अच्छा, वो जब हो जाएगा तब करेंगे सिलेक्ट, तो समझ रहे हैं? मतलब ये कंप्लीट होगा तो वो करें, मतलब बहुत सारा पैरेलल डेवलपमेंट करने का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि मिसमैच होता है। बूस्टर का डिज़ाइन सबसे एडवांस चला, लेकिन बूस्टर ये कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि इंजन इनसे खुद ही खुश नहीं है। क्योंकि जो मार्क 1 रैप्टर इंजन था उससे ये ऑर्बिट नहीं जा पाता। मार्क 2 से मेबी, मार्क 3 से होपफुली, और आप कह रहे हैं कि हम मार्क 4 पे काम कर रहे हैं। सर आपका रॉकेट ही रेडी नहीं है, और बूस्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर बूस्टर कंप्लीट हो जाता है तो स्टारशिप ऐसा बनाना जो ऑर्बिट जा सके और पेलोड डिप्लॉय करे, वो अभी हो सकता है। लेकिन वो क्योंकि उसका रीयूज़ को आप टाल सकते हैं। रॉकेट तब भी कंप्लीट हो जाएगा, आप पेलोड डालने लगेंगे, पैसा आने लगेगा, उसके बाद आप आराम से उससे सेकंड स्टेज को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फाल्कन 9 में भी बूस्टर जा रहा था, रीयूज़ करने में वो फूटते जा रहा था, बहुत बार डैमेज हुआ, किसी को टेंशन नहीं है सर, आपका काम था पेलोड को ऑर्बिट पे ले जाना, वो आप कर लो, बाकी चीज़ बाद का होता है। तो पेलोड ऑर्बिट पे नहीं जाना है और 8 बार हो चुका है, अब मतलब थोड़ा-सा डाउट हो रहा है। अब बोल रहे हैं कि पहली बार आपका बूम हो गया, आप तुरंत सब लोग सोचेगा नहीं, नहीं, अब ध्यान से देखिए, उस दूसरी बार और बड़ा फट गया तो इट्स लाइक सर ये क्या हो रहा है? मतलब ये प्रूव करता है कि डिज़ाइन जो है अब इनका लुच-पुच जो है वो अब बहुत ज़्यादा लुच-पुच हो गया है। तो ये देखिए मतलब टेस्ट 9 में क्या होता है, लेकिन अगर टेस्ट 9 में फटा तब लोग सीरियस हो जाएँगे, सर आपका डिज़ाइन को रोको, आप डिज़ाइन को फाइनलाइज़ करो। वो ये भी डिज़ाइन कर रहे हैं, वो भी डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, वो भी चेंज कर रहे हैं, हर चीज़ मार्क 2, मार्क 5, मार्क 6, एक बार रोक के पहले ऑर्बिट पे पहुँच जाओ, उसके बाद डेवलप करो। मतलब थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा ज़्यादा ही ये कर रहे हो, क्योंकि कंपैरिज़न में आपका ये समझिए जेफ बेज़ोस जी साहब जी तो एक शॉट में ऑर्बिट में डाल दिए और बोल रहे हैं ऑर्बिट पे जाने का पैसा मिलता है, बाकी चीज़ का पैसा नहीं मिलता है। ऑर्बिट पे वो चले गए, वो आराम से, अब वो बोलते हैं कि हम 3-4 बार के बाद रीयूज़ करने लग जाएँगे, लोग मान लेंगे। और आप 8 बार में नहीं गए हो। अब मतलब नंबर थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है।
अब बात करते हैं इंडिया का इसरो का एक एक्सपेरिमेंट धीरे-धीरे बैकग्राउंड में चल रहा था, जिसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है, स्पेस डॉक करके जो था, ये 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था 2024 16:30 के यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे और ये समझिए थोड़ा-सा हिकअप हो गया था। इसीलिए शुरू से मैं वो कवर नहीं किया था, थोड़ा-सा हि हिचकी आ गया था। बट सारा चीज़ मेहनत किया गया, अटेम्प्ट किया गया और हिसाब ये था कि ये दोनों जो क्राफ्ट है, इसमें एक सो टारगेट है, एक तो चेसर है, दोनों की शादी करानी थी और दोनों का डिवोर्स कराना था। तो ये हम लोगों ने सक्सेसफुली कर दिया और रहा बात कि क्या ये मुश्किल काम है? हाँ भी और नहीं भी। क्या ये किया जाए मतलब इंसानियत के लिए हाँ, 1969 में किया जा चुका है, आदम ज़माने का टी चीज़ है। लेकिन ये करना उतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं क्योंकि अगर आप जो मेटल देख रहे हैं, मेटल मेटल टू मेटल प्यार करने आया, ऐसे छूने आया, तो वेल्डिंग हो जाती है, परमानेंट शादी हो जाती है, वो तोड़ नहीं सकते। तो फिर डी-डॉक कैसे करेंगे? इसीलिए वो मेटल जो आप लगा रहे हैं, उसको बहुत स्पेशली बनाना पड़ता है, कोटिंग करनी पड़ती है कि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करे क्योंकि 2 मेटल है, बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कूद जाएँगे इधर से उधर। इलेक्ट्रॉन कूदे, काम खत्म, वो वेल्ड हो जाएगा। जिसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। एक बार वेल्ड हो गया, फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये उतना आसान नहीं है जितना आप सोचोगे, मेटल है, लगा देंगे, क्या है? सर, आपको मेटल सही से चूनना पड़ेगा, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो फ्रिक्शन हो, ग्राइंड हो, कोटिंग वहाँ ना हट जाए कि भैया वो जगह वेल्ड हो गया। तो ये उतना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ, इंसानियत कर चुका है और ये इसरो बस ऐसे प्रूफ ऑफ कांसेप्ट कि सर हम भी कर सकते हैं, वो इसको बनाया गया। और ये बहुत सारा चीज़ को हेल्प करता है कि क्या आपका नेविगेशन एल्गोरिदम क्योंकि जब आप 2 हवा में हवा वाले चीज़ को टारगेट कर रहे हो कि ये भी उड़ रहा है हवा में, ये भी हवा में उड़ रहा है, तो इसको दोनों को फ्लोटिंग को टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो नेविगेशन और रहा बात की तब 1969 में कैसे करा? इंसान थे ना उसमें। ये बात लोग बार-बार भूल जाते हैं कि चाँद पे पहले कैसे अरे इंसान था भाई अंदर। एस्ट्रोनॉट थे। ये आईबॉल लगा हुआ था। तो वो बिना आईबॉल के करना मुश्किल है। तो ये सब करके दिखाना, ये सॉफ्टवेयर पे इनका भरोसा ये कर दिया। मैं बोल रहा हूँ, इंसानियत का हार्डवेयर पे उतना हमको डाउट नहीं है, सॉफ्टवेयर पे बहुत डाउट है। तो सॉफ्टवेयर की इनकी टेस्टिंग हो गई और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया चौथे लेवल पे पहुँच गया है, जो ये डॉकिंग और अनडॉकिंग भरोसेमंद तरीके से कर सकता है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे यूएसएसआर है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे इंडिया है। और ये बात अगर आपको उतना सुकून नहीं दे रहा है, बस ये याद रखिए कि दुनिया में लगभग 200 देश है। तो ये बहुत बढ़िया और ये पाथ फाइंडर है, ये इसका वीडियो है। बट ये इसरो का वीडियो तो हम क्या बोले, इट्स लाइक कोई यार कोई उनको गोरखपुर से डीलिंग करा दो यार ढंग का। कम ऑन यार कोई तो कर दो। मतलब इससे बेटर क्वालिटी आपको ये स्पेसएक्स का जो फेयरिंग निकलता है ना, फेयरिंग में जो गोप्रो लगा रहता है, हाँ उसमें वो सीधा गोप्रो लगाते हैं, बस उसको केस बदल देते हैं ताकि वैक्यूम में संभाल सके। वो ज़्यादा बेटर देता है यार, कम ऑन यार, कम ऑन। अच्छा काम कर रहा है, वीडियो ऐसा आ रहा है कि सर वीसीआर में मारा इससे अच्छा आता है और मेरे पास है वीसीआर। तो स्पेस डॉकिंग इसमें अच्छा रहा, काम हुआ और शायद 1-2 बार और शादी और डिवोर्स कराया जाए, ताकि एकदम कन्फर्म हो जाए कि जो इनका एल्गोरिदम है, जो प्रोटोकॉल है, वो एकदम बम-बम है। अब बात करते हैं एक और थोड़ा-सा हौच-पौच सिचुएशन जो चल रहा है, वो है एस्ट्रोनॉट रिटर्न जो थोड़ा डिले पे और डिले होते जा रहा है। बुच और सुनीता विलियम्स को जो गए थे आईएसएस पे, वो जाने में भी बहुत डिले हो गया था क्योंकि स्टार लाइनर में बार-बार फॉल्ट आ रहा था और उसके बाद समझिए कि वो वहाँ से फँसे हुए हैं 6 जून से 2024 से 17:30 के यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे वहाँ डॉक किए थे और उसके बाद बोइंग में धांधली हुआ। बोइंग में धांधली हुआ था जाने टाइम भी, लेकिन बोइंग की टीम उसे कंफर्म नहीं कर पाई कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। नासा उस रिजल्ट से खुश नहीं था, रिस्क नहीं लिया, उसे डी ऑर्बिट कर दिया बिना इंसान के। वो आ गया मतलब और डी ऑर्बिट हो गया, लेकिन रिस्क नहीं लेना था। तो इसीलिए वो फंस गया। अब रहा बात कि दूसरा मिशन कब होना था, इस पर थोड़ा पॉलिटिक्स आ गया, थोड़ा टाइम टेबल आ गया, थोड़ा हरसई हो गया, थोड़ा दीर्घई हो गया। तो अब जाके फाइनली उसका हुआ, जो इनका 8 दिन का मिशन था वो खिंच गया 9 मंथ तक का। अब रहा बात कि क्या वहाँ पे दिक्कत हुआ? नहीं, क्योंकि बहुत सारे और मिशन थे जिसमें रीसप्लाई मिशन था, तो रीसप्लाई तुरंत भेज दिया गया। वो मतलब मैनेज किया जा सकता है। और अभी जो स्पेस एक्स का ये लॉन्च होना था, ये मतलब मेरे वीडियो बनाने से कुछ देर पहले हो जाना चाहिए था, वो फिर से डिले हो गया क्योंकि उसका ये हाइड्रोलिक आर्म जो ऐसे क्लैंप किया हुआ था, वो क्लैंप में हाइड्रोलिक प्रेशर गलत आ रहा था, सेफ्टी के लिए उन्होंने कैंसिल कर दिया, स्क्रब कर दिया। तो मे भी जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं शायद लॉन्च हो चुका हो, बट इनका टाइम थोड़ा खींचते जा रहा है। अब सब लोग मजाक बोल रहे हैं, अरे 9 महीना रुक ही गए, थोड़ा दिन और रुक जाइए। तो ये थोड़ा-सा घसीटा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती का आप खींच रहे हैं। रॉकेट में दिक्कत नहीं हुआ, ना तो कैप्सूल भी टेस्टेड है। दिक्कत हो गया क्लैंप में, जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। तो ये थोड़ा डिले पे डिले होते जा रहा है, तारीख पे तारीख मिलते जा रही है इनको।
अब बात करते हैं स्फीयर एक्स के बारे में। इस पे मैंने डिटेल वीडियो पहले से ही बना दिया है और ये लॉन्च कंप्लीट हो गया और इसमें मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स इंफ्रारेड में कर रहा है। जैसे जेम्स वेब कर रहा है तो जेम्स वेब समझिए एक स्नाइपर स्कोप है, बहुत प्रिसाइसली डिटेल देखता है, बहुत मतलब गहराई से देखता है। और ये जो है थोड़ा वाइड एंगल लेंस है, टेलीफोटो लेंस नहीं है, वाइड एंगल लेंस है। ये पूरा इंटायर आसमान को, मतलब कि धरती से वांटेज पॉइंट से जो सेलेस्टियल स्फीयर बनता है, पूरा सेलेस्टियल स्फीयर का ये फोटो खींचेगा और ये खींचेगा हर 6 महीने पे। मतलब कि चढ़ 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 करके, मतलब हर स्पॉट पे आपको हर 6 महीने पे आपको टाइम शॉट मिलते जा रहा है। ये इस क्लस्टर है, जैसे ओरायन क्लस्टर है, ओरायन का बेल्ट है, उसका जगह पे आपने फोटो खींचा, 6 महीने बाद आपको फिर फोटो मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके खट 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 करके खूब सारा हमारा टाइम लैप्स बनता जाएगा। तो वही इसका टारगेट है और ये डाला गया है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, मतलब कि एक टाइप का लोअर ऑर्बिट पे है। और ये जो बाल्टी डाला गया है, ये बाल्टी ऐसा डाला गया है कि गर्मी ना पहुंचेगा। इंफ्रारेड में आप कर रहे हो तो आपको ठंडा करना पड़ेगा। जेम्स वेब बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है, ये उतना ठंडा नहीं करता, लेकिन काफ़ी है। ये मतलब वाइड एंगल के हिसाब से फाइन ट्यून किया है। और इसमें एक बात समझिए कि इसमें 102 बैंड है, तो उसको कई जगह पे कहा जा रहा है कि 102 कलर है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, कलर होता नहीं, कलर हमारे पढ़ने का सेंस है। क्योंकि जो वेवलेंथ आप देखते हैं, मतलब जिसका स्टार्टिंग हो जाता है आपका गामा रे से लेके रेडियो वेव तक जाता है, उसमें कोई ऐसे हार्ड लाइन नहीं है कि यहाँ पे ऑप्टिकल है, यहाँ पे इंफ्रारेड, वैसा कुछ नहीं। वो हम लोग बांटे हुए हैं अपने लिए। मतलब जैसे ज़मीन होता है तो उसमें देश का बॉर्डर होता नहीं है, कुदरत देश का बॉर्डर नहीं बनाता। हम लोग बोल देते हैं कि सर यहाँ से नेपाल है, यहाँ से भूटान है। तो वैसे इसमें भी समझ लिए कि मतलब वेवलेंथ के हिसाब से हमारा आँख कितना सेंसिटिव है। वहाँ पे हमने बैंड लगा दिया कि सर ये बैंड को हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल, क्योंकि हमारे इसको दिख जाता है। और इसके अंदर कलर कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारा ऑप्टिकल सेंसर जो है उसमें 3 सेंसर है, रेड, ब्लू, ग्रीन। ये सेंसर्स हैं, वो सेंसर्स हम लोग को देता है, उसके हिसाब से हम लोग कलर को नाम दे दिया। वैसा कलर है नहीं, वो वेवलेंथ कंटिन्यूअस है। तो वो हो गया। अब उससे नीचे जो आता है उसे हम लोग कहते हैं रेड से नीचे इंफ्रारेड, यानी इन्फीरियर टू रेड। तो ये ऐसे याद रखिए, आप कभी भूलिएगा नहीं। इंफ्रारेड नीचे आ जाता है और वायलेट से ऊपर जो जाला जाता है उसे अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, और वो हो जाता है। और वेवलेंथ जो है बहुत बड़ा है, अल्ट्रा वायलेट, मतलब ये ऑप्टिकल देखेंगे इतना सा है, और अल्ट्रा वायलेट ये इंफ्रारेड देखिए बहुत चौड़ा है। तो इंफ्रारेड को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, नियर इंफ्रारेड, मिड वेव इंफ्रारेड, फार एंड इंफ्रारेड, फार वेव इंफ्रारेड। तो ये बहुत बड़ा वेवलेंथ है, मतलब कि स्टार्टिंग टू वेवलेंथ को आप देखेंगे बहुत है। तो स्लाइस कितना कर रहे हैं वो आप पे। आप यहाँ जैसे ये लोग 102 स्लाइस कर रहे हैं, आप चाहें तो 50,000 स्लाइस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिट नहीं है। आपका सेंसर इसमें किस में एक्टिव है, जैसे कि नियर को ही आप 100 में स्लाइस कर सकते हैं, या नियर और मिड को आप 200 में स्लाइस कर सकते हैं, आप पे है। तो ये नंबर सुन के ज़्यादा चौंक मत जाइए, स्लाइस आपके मर्जी पे है। आपका इक्विपमेंट कितना सेंसिटिव है, आप उसमें कितना रिलायबली एक्यूरेटली सेपरेट कर सकते हैं डेटा को नॉइस से, आप स्लाइस करते जाओ। तो वही है, और सन सिंक्रोनस पे डाला हुआ है ताकि अर्थ का इंटरफेरेंस नहीं हो। ये बाल्टी जो है, बाल्टी के अंदर छोटा बाल्टी है, उसके अंदर एक और छोटा बाल्टी है, तो 3 बाल्टी डाला गया है ताकि जितना भी फोटॉन्स का हीट आएगा वो बाउंस कर करके बाहर निकल जाएगा। जो मेन सेंसिटिव इक्विपमेंट है वो ठंडा रहेगा, वो चिल रहेगा। ये स्फेयरक्स है। डिटेल वीडियो मेरे रॉकेट मंडे प्लेलिस्ट में है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो छोटे मोटे न्यूज़ हुए हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। आपको मेरा इंग्लिश चैनल देखना है, प्लीज़ मेरा हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक इंग्लिश चैनल का है, प्लीज़ उसको क्लिक करें, इंग्लिश चैनल को देख लें। आपको नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।